हाँ अब डेरिवेशन स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। उससे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको डाल देना समीकरण नंबर 1। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं डीए। डीए क्या है यहाँ पर? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पृष्ठ आपका किस किस के बीच में है? पृष्ठ आपका कहाँ कहाँ पर है? U1 वक्र और U2 वक्र के बीच में है। U1 वक्र की लंबाई DS1, U2 वक्र की लंबाई DS2। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? DS1 इंटू DS2। चलो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। माना DS1 बराबर H1 DU1, DS2 बराबर H2 DU2। H1 ये है, H2 ये है। एक बंद पृष्ठ OABC एक बंद पृष्ठ OABC जिसके मध्य बिंदु P पर सदिश क्षेत्र का मान A वेक्टर है। इस अल्पांश का क्षेत्रफल निकालती हूँ। OABC का क्षेत्रफल निकालना है तो रिप्रेजेंट करना है DA से। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? DS1 इंटू DS2। क्षेत्रफल निकला H1 DU1 H2 DU। तो DA हो गया H1 H2 DU1 DU। समीकरण नंबर आ गई आपकी 2। यहां तक आया समझ में? ये क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको परिसंचरण का मतलब है घूमना, परिसंचरण होना। O से A पर आना, A से B पर आना, B से C पर आना और C से वापस O पर आ जाना, ये कहलाता है परिसंचरण। परिगुणकता और परिसंचरण एक ही सीख है। परिसंचरण मतलब घूमते रहना, परिधि के चारों तरफ घूमना, परिसंचरण करना। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए समीकरण नंबर 2 तक। ये तो क्षेत्रफल निकाल दिया। अब निकाल रही हूँ ए वेक्टर का मान। जो आपने सदिश राशि ली है इसका मान क्या होता है? ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा है। ए वेक्टर का मान क्या होता है? 3 में को लेंगे, पहले भी लिखा था डाइवर्जेंस। A1 E1 कैप, A2 E2 कैप, A3 E3 कैप। समीकरण नंबर 3 इसको डालिए समीकरण नंबर 3। A1 A2 A3 है क्या? सदिश क्षेत्र के मान है और ये मैंने कल भी बताया था। A1 A2 A3 सदिश क्षेत्र के मान कहाँ पर हैं? इक्वेशन दर्द समझ नहीं आया? दोबारा सुनिए। देखिए, एक बंद पृष्ठ OABC जिसके मध्य बिंदु पर सदिश क्षेत्र का मान A वेक्टर है।
P पर सदिश राशि का मान कितना है? A वेक्टर। A वेक्टर जो होता है उसे 3 राशियों में खोलते हैं। जैसे आप R वेक्टर को खोलते हो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ऐसे A वेक्टर को खोलोगे। तीनों के अनुदिश A का मान लिया A1, U वक्र के अनुदिश A2 सदिश क्षेत्र का मान, V वक्र के अनुदिश A3 सदिश क्षेत्र का मान, W वक्र के अनुदिश, और इसमें जो वो चलता है दिशाएं चलती हैं वक्र के निर्देश तंत्र, वो चलती है E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, और कार्तीय निर्देश तंत्र में I कैप, J कैप, K कैप। अब इसे खोलना है ए वेक्टर को तो 3 में खोलेंगे, A1 E1 कैप, A2 E2 कैप और A3 E3 कैप। ये 3 राशियां आपकी इसकी है। A1 A2 A3 क्या है? A1 तो सदिश क्षेत्र का मान U1 वक्र के लिए है, A2 सदिश क्षेत्र का मान U2 वक्र के लिए है, A3 सदिश क्षेत्र का मान U3 वक्र के लिए है। और कुल इस वेक्टर का मान जो है वो कहाँ पर है? बिंदु P पर। बिंदु P पर सदिश क्षेत्र का मान कितना है? A वेक्टर, जिसे आपने खोला इस राशियों में। अब आई समझ में? नहीं आई वाली क्वेश्चन, थर्ड वाली जिसको प्रॉब्लम थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल स्टार्ट करने जा रही हूं मैं। सदिश क्षेत्र का मान निकाल चुके हैं, क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, कर्ल की परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब आगे करना है। आगे देखिए, बिंदु P पर U1 वक्र के अनुदिश A वेक्टर का घटक कौन सा है? A1। बिंदु P पर U1 वक्र के अनुदिश A वेक्टर का घटक U1 है। बिंदु P पर U2 वक्र के अनुदिश U2 वक्र के अनुदिश A वेक्टर का घटक A2 है। W कर्व के अनुदिश बिंदु P पर A वेक्टर का घटक A3 है। अब आपको A1, A2 और A3 का मान ज्ञात करना है, जैसे आपने डाइवर्जेंस में किया था। उसी तरीके से कर्ल के अंदर भी आपको इसका घटक का मान ज्ञात करके लाना है। आइए, बिंदु P पर U1 वक्र के अनुदिश A वेक्टर का घटक A1 है। बिंदु P पर U1 वक्र के अनुदिश A वेक्टर का घटक का मान क्या है? A1। A1 U1 वक्र के अनुदिश है, ये U2 वक्र के अनुदिश है, A3 U3 वक्र के अनुदिश है। मैं A1 का मान निकाल रही हूँ। बिंदु P पर U1 वक्र के अनुदिश A वेक्टर का घटक A1 है तथा U1 वक्र के अनुदिश U1 वक्र के अनुदिश A1 में परिवर्तन की दर, कल जैसे निकाला था वही निकाल रहे हैं। A1 में परिवर्तन की दर। अब देखिए परिवर्तन की दर, परिवर्तन किस में करना है? A1 में। और मैंने बताया था जब परिवर्तन की दर निकालते हो तो हमेशा दूरी के सापेक्ष निकालते हो, तो आपको जो परिवर्तन करना है वो दूरी के सापेक्ष करना है। आइए, आपको U1 वक्र की बात कर रहे हैं। U1 वक्र ये रहा, और पहुंचना कहां पर है आपको? U1 वक्र के अनुदिश आपको बिंदु P पर पहुंचना है। बिंदु P पर पहुंचने के लिए आपको U घूमना पड़ेगा। आपको इधर आना पड़ेगा, हाथों में इस दूरी से रहे, लेकिन आपको P बिंदु पर निकालना है तो आपको U चल के वापस यूं लौटना पड़ेगा। तो मतलब दूरी जो होगी वो आज परिवर्तन H1 du1 के सापेक्ष नहीं होगा, आज परिवर्तन होगा H2 du2 के सापेक्ष, क्योंकि जो आपको निकालना है बिंदु P पर, और बिंदु P पर निकालने के लिए फ्लक्स पहले आएगा ds1 H1 du1 से, और फिर बिंदु P के लिए उसे कौन सी दूरी तय करनी पड़ेगी? H2 du2। तो इसका मतलब आपका जब सदिश राशि A1 में परिवर्तन होगा तो वो किसके सापेक्ष होगा? AB के अनुदिश, मतलब V वक्र के अनुदिश। तो परिवर्तन की दर जो निकलेगी वो निकलेगी आपकी इस दूरी से।
तो ये जो दूरी आएगी वो होगी डेल A1 ओवर H2 डेल U2। ये होगा आपका A1 में परिवर्तन की दर। ये बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? परिवर्तन की दर आ गया? सबको आ गया ना समझ में कि अपन ने कल तो हमने जो लिया था वो लिया था डेल A1 ओवर H1 डेल U1, लेकिन आज लिया है डेल A2 ओवर H2 डेल U2, क्योंकि आप जो दूरी तय करेंगे बिंदु P पर पहुंचने के लिए वो दूरी आप H2 डेल U2 तय करेंगे, आज H1 DU1 तय नहीं करनी है। इसलिए परिवर्तन भी किसके सापेक्ष होगा? आपका H2 DU2 के सापेक्ष। ओके, चलिए आगे, अच्छी बात है। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर क्यों नहीं आ रही? आगे करते हैं आर्टिकल को। अब देखिए, अब मैं अलग अलग पथ के लिए फ्लक्स का मान ज्ञात कर रही हूँ। आपको कुल फ्लक्स का मान जो ज्ञात करना है, जो कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करना है वो कहाँ पर ज्ञात करना है? बिंदु P पर। कुल फ्लक्स कब निकलेगा? जब आप चार पथ से चलेंगे। O से A पर आएंगे तब फ्लक्स निकालेंगे, A से B पर आएंगे तब फ्लक्स निकालेंगे, B से C पर जाएंगे तब फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे, और C से O पर आएंगे तब फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। जब चारों पथों के फ्लक्स को जोड़ा जाएगा तब आपका बिंदु P पर कुल फ्लक्स का मान ज्ञात होगा। सबसे पहले मैं OA पथ के लिए बात करती हूँ। फ्लक्स निकालने के लिए OA पथ से आपको फ्लक्स ज्ञात करके लाना है। लिखिए, पथ OA, सबसे पहले OA की बात कर रहे हैं। पथ OA के मध्य बिंदु पर पथ OA के मध्य बिंदु पर OA के अनुदिश A वेक्टर का मान, सबसे पहले OA के अनुदिश निकाल रहे हैं, उसके मध्य बिंदु पर O से A का OA के लिए चल रहे हैं, तो सदिश राशि जो चलेगी वो चलेगी A1, A2 चलेगी U2 वक्र के लिए। आज U1 वक्र की बात हो रही है, U1 वक्र के लिए सदिश राशि चलनी है वो A1 चलनी है। A1, फिर परिवर्तन की दर A1 में कितनी थी? ऐसी तो डाइवर्जेंस निकाला था। परिवर्तन की दर कितनी है? डेल A1 ओवर H2 डेल U2। और कितनी दूरी तय करी है? आ जाओ इधर। OA से वो B बिंदु पर पहुंचेगा तो दूरी ये तय करके जाएगा। पूरी दूरी H2 DU2 है, तो यहां से बिंदु P पर पहुंचने की दूरी कितनी हो जाएगी? आधी। तो मतलब जो दूरी आएगी वो क्या आएगी? H2 DU2 अपॉन 2। अब O से A पर आ रहा है और B से C पर जा रहा है। दोनों फ्लक्स U1 वक्र के हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना है? साइन का। एक आ रहा है और दूसरा जा रहा है। अगर एक आप धनात्मक लेते हो तो दूसरी राशि आपको अपने आप ऋणात्मक लेनी है। अब मेरी मर्जी है, या तो मैं OA को ऋणात्मक ले लूं, BC को धनात्मक ले लूं, या OA को धनात्मक ले लूं और BC को ऋणात्मक ले लूं। आपकी मर्जी है, कोई सी भी एक राशि धनात्मक ले लीजिए और BC के लिए जस्ट उल्टा लिख दीजिए। OA के लिए मैं ऋणात्मक ले रही हूँ तो इधर लगा रही हूँ मैं नेगेटिव साइन। ये जो निकला है वो OA पथ के लिए फ्लक्स का मान निकला है। कितना फ्लक्स आपका OA पथ से जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? A1 माइनस डेल A1 अपॉन H2 से H2 कैंसिल, डेल U2 DU2 अपॉन 2। ये समझ में आया या नहीं आया? जितना अभी करा है उतना समझ में आ गया नहीं आया? कमेंट दीजिए। ये कैसे निकाला हमने OA पथ के लिए? OA पथ के अनुदिश A वेक्टर का मान आ गया? सब लोग को क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ती हूँ फिर मैं। दोबारा बताना है?
एक बच्चे का कमेंट है दोबारा के लिए, दोबारा बता। चलो एक आवाज सुन लीजिए अब जरा, दोबारा सुनिए। ओए पथ के मध्य बिंदु पर ओए के अनुदिश ए वेक्टर का मान ज्ञात करना है। ओ ए के लिए वक्र लेके चल रहे हैं u1 वक्र, तो सदिश राशि जो काम करेगी वो करेगी काम आपकी a1, वो मैंने ले ली a1। जैसे कल डाइवर्जेंस की मान निकाला था ऐसे ही आज अपन कर्ल का मान निकालेंगे। a1 में परिवर्तन की दर आप निकाल चुके, डेल a1 हुआ h2 डेल u2। फिर आपको यहाँ से P बिंदु पर पहुंचना है, तो आज दूरी ये ना चल के आप दूरी कौन सी चलेंगे, ये वाली दूरी। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने पर दूरी तो थी h2 du2, P बिंदु बीच में आ गया, तो आज ये दूरी कितनी हो गई, आधी, h2 du2 अपॉन 2। अब मैंने बताया या तो O से A पर आ रहे हो और B से C पर आ रहे हो, दोनों के लिए मान एक होगा, लेकिन बस डिफरेंस होगा साइन का, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा। एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा। तो ओ से ए के लिए मैं माइनस ले रही हूँ, तो दूसरे के लिए आपको क्या लेना है, अपने आप प्लस ले रहा है। तो ओ से ए के लिए मैंने माइनस साइन ले लिया, तो बी से सी के लिए मैं आप कुछ नहीं करूंगी, यही रखूंगी और बस एक साइन चेंज कर दूंगी, नेगेटिव साइन। यहाँ नेगेटिव है तो ये बी से सी के लिए बस पॉजिटिव साइन कर दूंगी, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का पहले। हाँ मुझे पता चल रहा है वीडियो क्लियर नहीं आ रही, अभी एक्चुअली यहाँ पर कोई है नहीं, मैं बुलाती हूँ तब आपका वीडियो क्लियर करवा दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। क्लियर है, कोई अच्छी बात है, क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। ओ ए के लिए निकाल दिया, अब मैं निकालूंगी बी सी के लिए। बी से सी पर फर्क कितना होगा, बी सी के लिए जहां पर माइनस है वहां पर आपको प्लस लगाना है बस। चलिए अब लिखिए आगे। इसी प्रकार पथ BC के मध्य बिंदु पर BC के अनुदिश ए वेक्टर का मान। BC की बात कर रहे हैं, अगर BC की बात कर रहे हैं तो मैंने एक ही बात बताई आपको, साइन में क्या करना है, रिवर्स साइन करना है। ठीक है, आइए एक चीज और, एक बार तो आप फ्लक्स को इधर से इधर ला रहे हैं, एक बार फ्लक्स को इधर से इधर लाएंगे, P बिंदु बीच में, तो एक बार तो दूरी पॉजिटिव में होगी और एक बार दूरी नेगेटिव में होगी, तो फर्क कितना होगा, इसमें हमने दूरी h2 du2 अपॉन 2 ये वाली दूरी नेगेटिव में ली है, तो ये वाली दूरी आपको किस में लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव में। तो मतलब यहाँ पर जो लोगे दूरी को वो किस में कर दोगे, पॉजिटिव में। देखिए अब a1 डेल a1 ओवर h2 डेल u2, P बिंदु मध्य में रखा है, मध्य में रखा है, तो ये दूरी आपने, क्योंकि ये चार भागों में बटेगा, एक बार एक साइड ऋणात्मक एक साइड धनात्मक, इस साइड मैंने ऋणात्मक ले ली दूरी, माइनस h2 डी, ये रहा माइनस h2 du2 अपॉन 2, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। अब मैं इधर साइड की दूरी नापूंगी BC के लिए, तो अब लगाऊंगी मैं पॉजिटिव साइन, प्लस h2 du2 अपॉन 2 संग में, ये तो मान हो गया इसका। अब इधर देखो, O से आने पर और B से C जाने पर दोनों में साइन उल्टे हैं, O से A पर आ रहा है और B से C पर जा रहा है, मान तो सेम है लेकिन साइन उल्टे हैं, साइन उल्टे हैं तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका, माइनस। माइनस किसको डिनोट कर रहा है, फ्लक्स की दिशा को। O से A पर आने पर फ्लक्स इतना है, तो B से C पर जाने पर फ्लक्स कितना होगा, इतना। क्लियर हुआ ये स्टेप, नहीं हुआ,
ये स्टेप क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेम आपको ये काम करना है ए से बी पर और सी से ओ पर, ठीक है? 4 पथ के लिए निकालना है। माइनस A1 प्लस H2 से H2 गया, डेल A1 होगा हमने 2 पथ के लिए निकाल लिया, O से A के लिए, B से C के लिए। अब निकाल रही हूँ A से B कर, A से B पर के लिए। आइए, पथ AB के अनुदिश AB के मध्य बिंदु पर AB के अनुदिश ए वेक्टर का मान। आइए, अब ए से बी के लिए चलना है आपको। ए से बी के लिए चलोगे तो आपकी सदिश राशि जो होगी वो अब A1 ना होगी, कितनी लेके चलोगे आप? A2। अब A2 लेके चलोगे। अब A2 में परिवर्तन की दर, अब यहाँ से आपको यहाँ पर पहुंचना है, तो अब आप जो चलोगे वो किस वक्र के अनुदिश चलोगे? U1 DU1 के, U1 वक्र के अनुदिश चलोगे। इस पथ से इस पर पहुंचोगे। ये काम खत्म हो गया अपन का। अब AB के अनुदिश निकालना है तो आपको ये वाली दूरी चलनी पड़ेगी। ये दूरी कितनी आपकी? H1 DU1। तो मतलब अब जो आपका A2 के अंदर परिवर्तन आएगा वो H2 DU2 के ना आकर आपका परिवर्तन आएगा H1 DU1 के सापेक्ष। तो यहाँ पर डेल A2 H1 डेल U1, दूरी कितनी चलेगा यहाँ से यहाँ तक? H1 DU1 तो ये है पूरी, यहाँ से यहाँ तक H1 DU1, तो इसकी क्या चलेगा? ये आधी दूरी, तो H1 DU1 अपॉन 2। AB के अनुदिश जो चलने वाला है वो इतना चलने वाला है। एक के लिए प्लस ले लो, एक के लिए माइनस दूरी ले लो। जब मैं पहले वाले के लिए प्लस में दूरी ले रही हूँ तो इधर साइन लगा दूंगी प्लस का, दूसरी के लिए माइनस में दूरी लूंगी तो माइनस साइन लगा दूंगी। और दोनों जो वक्र हैं वो एक दूसरे के पथ रिवर्स होंगे तो बाद में माइनस लग जाएगा। ये निकल गया ए बी के मध्य बिंदु पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर एक और रह गया है सी से ओ के लिए, वो करवाऊंगी अभी। चलिए आगे, इसी प्रकार पथ सीओ के अनुदिश सीओ के मध्य बिंदु पर सीओ के अनुदिश ये वेक्टर का मान। सीओ के अनुदिश निकाल रहे हैं तो फंक्शन वही A2, परिवर्तन वही डेल A2 ओवर H1 डेल U1, H1 DU1 अपॉन 2, ये निकल गया। अब दूरी हमने पहली प्लस में ली थी तो ये वाली दूरी आपको माइनस में लेनी पड़ेगी ऊपर। पहली दूरी प्लस में थी तो ये वाली दूरी आपकी किस में चलेगी? माइनस में, और बाहर किसका साइन चलेगा? माइनस का। ये निकला आपका चारों पथों के लिए कर्ल का मान। चारों पथों के लिए आपको सदिश राशि का मान प्राप्त हो गया है। अब इससे निकालेंगे ए वेक्टर। पहले अपन कुल निकालते हैं, कुल मान, ठीक है? लिखिए आगे, संपूर्ण बंद पथ। अब एक पूरा बंद पथ मिल गया, ओ ए बी सी ओ। संपूर्ण बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखल समाकलन का मान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब कर रही हूँ फिर मैं। हो गई क्लास? कल लेते हैं अब क्लास इसके आगे।